अच्छा, चलिए राष्ट्रीय आय की विशेषता, राष्ट्रीय आय की विशेषता, राष्ट्रीय आय की विशेषता, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा बताएंगे आप लोग राष्ट्रीय आय की क्या क्या विशेषता हो सकती है। मान लीजिए राष्ट्रीय हम लोग पढ़ लिए इतना लगभग, अब कुछ फैक्ट हम लोग को पढ़ना है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या विशेषता हो सकती है राष्ट्रीय आय की। हाँ जीडीपी को बताता है, एकदम सही है। हाँ पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, या कुल आर्थिक प्रोडक्शन के बारे में बात करेगा। ये बात करेगा कि भाई उस देश में आर्थिक विकास किस प्रकार, किस दिशा में जा रही है, उत्पादन किस प्रकार से हो रही है, इन सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेगा। देश के प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करेगा, राष्ट्रीय आय के बारे में बात करेगा, सॉरी देश के प्रति व्यक्ति आय के बारे में कि उस देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है कि जो भी देश का टोटल जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसको जब उस देश के पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। अब देखिए अगर कहीं और भी देता है, जैसे कहीं और दे देगा कि पीसीआई पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू जीडीपी बटे में पॉपुलेशन, तो क्या ये सही है गलत है। अगर मान लीजिए कि पीसीआई निकल रहा है प्रति व्यक्ति आय उस देश की जीडीपी में से, जीडीपी में उस देश के पॉपुलेशन डिवाइड करने, क्या ये प्राप्त होगा या नहीं होगा, यस या नो। चलिए पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, नेशनल इनकम पीसीआई बराबर उस देश का नेशनल इनकम बटे में पॉपुलेशन। यहाँ पर भी होता है 1000, ऐसे कर देते हैं ताकि थोड़ा डाटा। हाँ मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिंपल बता रहा हूँ। ऑप्शन ए में 1 and 2, बी है ओनली 1, सी है ओनली 2 और डी है नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। चलिए अब मैं, चलिए ए के साथ कितने लोग हैं, चलिए मात्र 2 लोग। अब इतने लोग आ गए हैं। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, चलिए टोटल 7 लोग। वो एक के साथ कितने लोग, केवल एक, कोई तो होगा। अच्छा कोई नहीं है, चलो 2 के साथ, मैंने लगभग, चलिए बराबर है मामला ए और बी में। चलिए इसमें मैं इक्वल मान लेता हूँ। इसमें इसके साथ भी कोई है क्या, नॉट के साथ, चलिए एक तो कोई होगा मान लेते हैं, चलिए एक है। अब देखिए अगर ऐसे पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने की दोनों में क्या फॉर्मूला है, दोनों का दोनों सही है। जब हम लोग माइन्यूट लेवल पे बात करेंगे, माइन्यूट लेवल समझ रहे हैं ना, एकदम माइन्यूट लेवल पे बात करेंगे तो ऑप्शन दूसरा सही है। लेकिन अगर हम जनरल फॉर्म में बात कर रहे हैं तो ऑप्शन दोनों सही है। अब फिर बोलेंगे कि सर तो एग्जाम में सवाल दे दिया तो, हाँ सुन लीजिए बता रहा हूं, अगर ऑप्शन में, अगर एग्जाम में दे रहा है तो दोनों साथ में नहीं देगा, या तो ये देगा नहीं तो ये देगा। और दोनों अगर साथ में दे रहा है तो डी मारेंगे मोर देन 1। इसलिए कि अगर कहीं किताब पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे तो बोलता है कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है, तो उस देश का जीडीपी में डिवाइड करेंगे, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा वो ओवर। लेकिन एक्चुअल प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है जब उस देश के नेशनल इनकम में हम लोग डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, तब प्राप्त होता है हम लोग को प्रति व्यक्ति आय। लेकिन अगर जीडीपी दे रहा है तो वो भी हम लोग जनरली कह सकते हैं कि आंसर सही है वो भी। हाँ बोलिए। जनरल पर्पस नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिंपल ये बोल रहा हूँ कि अगर ऑप्शन में दोनों है तो दोनों सही है, दोनों में जो है वो सही है ना। अब यहाँ पर अगर फिर भी एक बात समझिए, अगर इसमें यहाँ पर अगर बोल दिया कि मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होगा आंसर, तो 2 होगा, तब 2 होगा। अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट बोल रहा है, लेकिन एक और बात बोलेगा नहीं ऐसा
क्योंकि जीडीपी पीसीआई निकालने का दोनों तरीका से सही है। कौन कौन दिया हुआ है? वही बोला दोनों तरीका सही है। और अगर एनसीईआरटी में दिया है तो अगर यहाँ पर भगवान भी आकर बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, तब भगवान के बात को भी हम लोग काट देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी भगवान से बड़ा है एग्जाम के लिए। जैसे देखिए एक बात समझें, यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे बेरोजगारी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहता है कि 15 से 59 वर्ष, 15 से 65 वर्ष। चलिए बताएंगे दोनों में क्या गलत है क्या सही है। हाँ, वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। कौन से, ये पहला या दूसरा है? सुनेंगे दोनों सही है। अगर हम लोग भारत के बारे में बात कर रहे हैं, भारत के बारे में, तो भारत के एनसीईआरटी में दिया है 15 से 59 वर्ष। अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल में बात करेंगे, जो पूरे देशों में एक्सेप्टेंस है जिसकी, वो है 15 से 65 वर्ष, ठीक है। लेकिन भारत के भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम में 15 से 65 वर्ष दिया है। लेकिन भारत के अगर एनसीईआरटी के बारे में बात किया जाए तो 15 से 59 वर्ष दिया है, क्योंकि भारत के बारे में देखा जाता है कि भाई भारत में ऐसा माना जाता है कि 55 के बाद काम नहीं करता अच्छे से, ठीक है ना। 60 के आसपास लोग काम नहीं करता है, तो क्या वो काम करेगा? जब यही काम नहीं करेगा तो काम क्या करेगा वो? इसीलिए, लेकिन इसीलिए दोनों को यहाँ पर दिया गया, तो दोनों सही है। 86 साल? अरे भाई जब भूखमरी रहेगी तो 90 साल में लोग काम करेंगे। ऐसे तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मान लीजिए आपका बात सही है, अगर उस पॉइंट में देखा जाए तो जो अभी अग्निवीर वाला आए थे 4 साल में हटा दे रहा है, अब 75 हम लोग प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा जनरली बोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट वाले लोग होशियार होते हैं, ऐसा उन लोगों को लगता है। चलिए, राष्ट्रीय आय की विशेषता में हम लिखेंगे राष्ट्रीय आय की क्या क्या विशेषता है। तो राष्ट्रीय आय की विशेषता है कि भाई ये वहां पे देखा जाएगा कि उस देश में कुल आर्थिक उत्पादन कितनी हुई है, ठीक है ना। वो देखेंगे उस देश में कितनी लेवल पे समृद्धि हुई, यानी ग्रोथ कितना हुआ है, प्रोडक्शन कितना हुआ है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इन सारी चीजों के बारे में बात करें तो लिखेंगे एक एक करके। राष्ट्रीय आय की विशेषता में पहला पॉइंट लिखेंगे कुल आर्थिक उत्पादन, टोटल इकोनॉमिक प्रोडक्शन। कुल आर्थिक उत्पादन, टोटल इकोनॉमिक प्रोडक्शन। तो कुल आर्थिक उत्पादन का मतलब यहां पर क्या हुआ? इसको हम लोग आम भाषा में जीडीपी कह सकते हैं कि भाई किसी भी देश के सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसी को हम बोलते हैं। यहाँ लिख सकते हैं अब कुल आर्थिक उत्पादन बराबर एज इट इज जीडीपी, जीडीपी लिख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ जाए, अगर मेंस में लिखना पड़ जाए कि भाई इसकी विशेषता में क्या होगा, तो जीडीपी की परिभाषा में चिपका देंगे, काम हो जाएगा हम लोग अपना। आगे लिखेंगे दूसरा पॉइंट, समग्र माप, यानी टोटल मेजरमेंट। समग्र माप, माप इसमें लिखेंगे समग्र माप में यह उत्पादन यानी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, उपभोग और निवेश इन्वेस्टमेंट, निवेश को सम्मिलित करते हुए सभी आर्थिक गतिविधियों का कुल योग को दर्शाता है। आर्थिक गतिविधियों के कुल योग को दर्शाता है। हो गया? क्या छूट गया? विधियों का, आर्थिक गतिविधियों के कुल योग को दर्शाता है। कुल योग को दर्शाता है।
नेक्स्ट लिखेंगे जीवन स्तर, तीसरा जीवन स्तर। लिखेंगे इसे किसी देश के जीवन स्तर के लिए, इसे किसी देश के जीवन से लिविंग स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको, लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। इसे किसी देश के जीवन स्तर के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक प्रॉक्सी के रूप में, प्रॉक्सी समझ रहे हैं ना क्या होता है? आप प्रॉक्सी का मतलब वहाँ अनुमानता नहीं, मतलब एक के बदले में दूसरा कोई। जैसे प्रॉक्सी का मतलब सिंपल ही होता है कि वैसे मान लीजिए मेरी क्लासेज है यहाँ पर और मैं नहीं हूँ, तो मेरे प्रॉक्सी के रूप में दूसरा कोई आके यहाँ पर पढ़ाएगा तो उसी को प्रॉक्सी, हाँ सब्स्टिट्यूट उसी को बोल सकते हैं। हाँ विकल्प ऑप्शन देखिए, इतने टैलेंटेड आप लोग हैं। चलिए प्रॉक्सी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे लिखेंगे आर्थिक, चौथा पॉइंट होगा ना अब, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक, इसमें लिखेंगे 2 पॉइंट, 1-2 लाइन लिख लेंगे आर्थिक विकास में। समय के साथ लिखेंगे, समय के साथ राष्ट्रीय आय में, समय के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि, समय के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास का संकेत है। हो गया। लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे देशों के बीच तुलना, कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच तुलना। देशों के बीच तुलना, लिखेंगे राष्ट्रीय आय, विभिन्न देशों के बीच तुलना करने की अनुमति देता है, तुलना करने की अनुमति देता है। हो गया। एक और लिखेंगे नीति निर्माण, नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण। लिखेंगे इसमें नीति निर्माण आर्थिक नीतियों को, नीति निर्माण आर्थिक नीतियों को, नीति निर्माण है नीति निर्माता, नीति निर्माता आर्थिक नीतियों को तैयार करने, आर्थिक नीतियों को तैयार करने और उनका मूल्यांकन करने, और उनका मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का उपयोग करते हैं, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का उपयोग करते हैं। ये मोटा मोटी हम लोग नेशनल इनकम के बारे में सारा चीज़ इतना देखे, ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट है, किसी को कुछ पॉइंट है जिसको हम अभी लिखेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि कुछ फैक्ट है। तो राष्ट्रीय आय से, अच्छा चलिए यहाँ पे बताएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे बात किया राष्ट्रीय आय से विशेषता, तो विशेषता में हम लोगों ने क्या क्या देखा। एक तो देखे हम लोग क्या, आर्थिक विकास देखे ना, कि भाई आर्थिक विकास देखेंगे कि भाई आर्थिक विकास उस देश में किस प्रकार की हो रही है,
दूसरा में देशों के बीच तुलना, देशों के बीच तुलना। भाई तुलना का मतलब क्या हुआ है, तभी तो पता चलेगा कि हम लोग का देश का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। भाई कोई पढ़ने में अच्छा है या बुरा है कब पता चलेगा, तुलनात्मक जब तुलना करेंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ बोल रहा है कि देशों के बीच तुलना करेंगे। तीसरा देखेंगे जीवन स्तर, भाई उस देश में जो लोग रह उनकी जीवन स्तर किस प्रकार की है, जीवन स्तर किस प्रकार की है। उसके बाद है नीति निर्माता, कि जो लोग भी नीति बनाते हैं, जो लोग भी नीति बनाते हैं यानी जो पॉलिसी मेकर हैं वो किस प्रकार की पॉलिसी मेकिंग करते हैं, तो नीति निर्माता के बारे में बात करेंगे। आर्थिक विकास के बारे में बात करेंगे। जीवन स्तर बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन स्तर, कि भाई जीवन स्तर कब पता चलेगा, उस देश के प्रति व्यक्ति आय के बाद ही हम लोग को पता चल पाएगा भाई जीवन स्तर किस प्रकार है। अगर उस देश का प्रति व्यक्ति आय कम है तो उस देश के लोगों का जीवन स्तर सामान्य रहेगा। और प्रति व्यक्ति आय निर्भर कब करता है, उस देश के जीडीपी पर। अगर उस देश का जीडीपी किस पर निर्भर करता है, उस देश के प्रोडक्शन पर। अगर प्रोडक्शन नहीं हो ही नहीं रहा है देश में तो क्या उस देश का प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ भी गया मान लीजिए तो रियल ग्रोथ नहीं है उस देश का, नॉमिनल है, क्योंकि क्या है उस देश में महंगाई के द्वारा हो सकता है कि पता चले कि उस देश का जीडीपी, देश का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा आ गया, हो सकता है ना ये सारा चीज। किसी को डाउट और क्या बताएं इसमें, चार के बाद आर्थिक विकास में देखेंगे देशों के बीच तुलना, जीवन स्तर, नीति निर्माता। एक हम लोग देंगे माप, जिसको हम बोलते हैं समग्र माप। समग्र माप का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, टोटल मेजरमेंट में, कि भाई देखेंगे उस देश में उत्पादन किस प्रकार से हो रही है, उस देश में कंजम्पशन किस प्रकार से है, कंजम्पशन किस प्रकार है, उस देश में सरकार कैसे निवेश कर रही है, निवेश को किस प्रकार बढ़ावा दे रही है। भाई निवेश को सरकार जब बढ़ावा देगी तो और भी चीज आसान होगी ना। निवेश का मतलब क्या हो, एफडीआई सरकार करेगी, एफडीआई के द्वारा क्या अलग अलग देशों के बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आएगी, अपना प्रोडक्शन करेगी। अब इसे देखिए, ये निवेश भले देखने में छोटा शब्द है, ये निवेश का बहुत विस्तार अगर सोचेंगे तो बहुत बड़ा उपयोगिता है इसकी। जब निवेश होगा, जब लोग आकर भारत में निवेश करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपनी ब्रांचेज खोलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को आय बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर अच्छा होगा ना, देश का जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है, उसके लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों का आय का स्रोत होगा, बेरोजगारी कम होगी, रोजगार मिलेगा, बहुत सारे इसके तमाम चीजें हैं। तो यहाँ पे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ये सारे चीज राष्ट्रीय आय की विशेषता के रूप में हम लोग देखते हैं। अब ये सारा चीज अगर याद रहेगा आपको तो इसमें एक आध दो लाइन हम लिख सकते हैं। अब पॉलिसी मेकर मान लीजिए नहीं पता है पॉलिसी मेकर, तो नीति निर्माता का काम क्या है, उस देश में उस देश की सरकार, उस देश के जो एग्जीक्यूटिव में लोग बैठे हुए हैं वो इस प्रकार के नीति का निर्माण करेंगे जिससे देश का प्रोडक्शन बढ़े। देखिए कहीं से भी पढ़ेंगे, घुमा के लाना है अपने स्तर पर ही चीजों को। मेन मुद्दा क्या है, अपने को खुश रखना है ना। अब देखिए इसमें देखिए कोई भी बात समझिए, आर्थिक विकास, अगर देश का आर्थिक विकास होगा तो हम लोग का जीवन स्तर अच्छा होगा, पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे ना। अच्छा, देशों के बीच तुलना, जब देशों के बीच तुलना करेंगे तो अगर हम लोग का देश आर्थिक विकास की ओर जा रही है, डेवलपमेंट हो रहा है देश का, तो डेवलपमेंट का मतलब लोगों को रोजगार मिल रहा है, भुखमरी कम है, बेरोजगारी घट रही है, गरीबी कम हो रही है। तो गरीबी कम होगी इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों की आय बढ़ी है ना। बेरोजगारी कम है इसका मतलब क्या, लोगों को रोजगार मिल रहा है। गरीबी कम हो या बेरोजगारी हो इसका मतलब लोगों की आय बढ़ रही है, लोगों पर आय का स्रोत बन रहा है। जब आय का स्रोत बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो मैं डिमांड करूंगा इकोनॉमी में, और जब डिमांड होगा तो प्राइस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आएगा। फिर उसको कम करने के लिए सरकार क्या करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी लाएगी, सरकार राजकोषीय नीति लाएगी, बहुत तमाम तरह की चीजें हैं। तो घुमा के लाना है यहीं पे सारा चीज। एक बहुत अच्छा एक टीचर थे, हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे दिल्ली में, जब मैं क्लास कर रहा था, एक सर बोले, बहुत अच्छा बात उनका लगा, अभी तक मुझे याद है। बोले कि मेंस में जो क्वेश्चन लिखना है ना,
कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर 4-5 पॉइंट के अलावा अगर कोई छठा पॉइंट लिख रहा है, 7वां पॉइंट, तो इस पर मेरी गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन है, अब हिस्ट्री को उठा कर नहीं कि हाँ अब उस टाइम मतलब जो जनरल क्वेश्चन होता है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब सारा क्वेश्चन है, साइंस टेक, ये सब समाज पर क्या प्रभाव है उसका, उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव है, इकोनॉमी पर क्या प्रभाव है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, अगर 4-5 पॉइंट आप लिख रहे हैं, सारा का आंसर उसी के बीच में आएगा। लेकिन इस सारा को लिखने के लिए आपके पास थोड़ा ब्रॉड नॉलेज चाहिए। जैसे मान लीजिए सिंपल महंगाई, अगर सिंपल कोई बोले आप लोगों से कि महंगाई के बारे में लिखना है 5 लाइन, महंगाई, तो महंगाई में क्या है? महंगाई का मतलब हुआ कि भाई डिमांड बढ़ा हुआ इकोनॉमी में, तभी तो महंगाई आएगी ना। डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। जब महंगाई आएगी, पैसे की औकात कम होगी, पैसे की क्रय शक्ति कम होगी। जब दोनों कम होगी तो हम लोग जो चाह रहे हैं वो खरीद नहीं पाएंगे। खरीद पाएंगे क्या? नहीं खरीद पाएंगे। अब यहाँ पे सोचना है कि भाई महंगाई के कारक कौन कौन से हैं, इन्फ्लेशन के कारक कौन से ऐसे कारक हैं, फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं महंगाई लाने के लिए इकोनॉमी में। तो 2 है बस, डिमांड और कॉस्ट। डिमांड बढ़ेगा, महंगाई आएगी, वस्तु की कीमत बढ़ेगी, महंगाई आएगी। एकदम जितना चीजों को इजी लेकर चलेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना इजी लेकर चलेंगे उतना ही आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरा, थोड़ा और अपने आप को थोड़ा एक्सपोजर देना है एग्जाम हॉल में, तो थोड़ा डाटा याद कर लीजिए। तो डाटा याद करिए, डाटा जब डालिएगा तो लगेगा भाई बंदा पढ़ा है रात दिन बेड के नीचे घुस घुस के। तो डाटा याद रखिए। डाटा याद कब होगा? एग्जाम से 1 महीना पहले इकोनॉमी सर्वे बजट रटिए, सारा उसी में बजट में सारा डाटा है, रट लीजिए, उल्टी कर दीजिए जाकर वहाँ पर। उल्टी का मतलब वहाँ पे लिखना है, कहीं नहीं जाकर उल्टी कर दिया सही में वहाँ पे बैठ कर मैंने उल्टी का मतलब वही होता है लिखना, यही ना सारा गेम है ना। लेकिन ये सारा चीज़ तब होगा जब सारे को आप एक बार कंसोलिडेट करेंगे चीज़ों को। आप एक बार में चाहेंगे मैं एक मतलब आज पढ़ूँ और कल से लिखना शुरू कर दूँ, एकदम संभव नहीं है, किसी से भी संभव नहीं है। एक जगह मैं गया था ऐसे ही, यहीं पे बातचीत हो गई, सारा चीज़ ओके। बोला हमसे कि सर मुझे वैसे टीचर चाहिए जो मेंस के लिए, मुझे केवल मेंस आंसर राइटिंग करवाना है बच्चों को। अब मुझे आ गया गुस्सा। मैं बोला कि कितना दिन मूर्ख बनाना है पटना में, आंसर राइटिंग कौन करेगा? आप कर पाएंगे? थोड़ा लिखिए बेरोजगारी पर 4 लाइन, अभी मैंने बता रहा हूँ। वो बैठे थे, बहुत बड़े टीचर है, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत मार मारेगा मुझे। मैं बोला कि काम कीजिए सर, तो आप ही बेरोजगारी पर 1 पेज लिख कर दिखा दीजिए मुझे, बस बेरोजगारी पे। आप तो इकोनॉमिक्स पढ़ाते भी हैं, लिखिए बेरोजगारी पे 1 लाइन, 1 पेज। आंसर राइटिंग वही कर पाएगा जिसको बेसिक्स पता होगा। जब आपको यह भी ना पता हो कि बेरोजगारी होती क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन क्या कहलाता है, लेबर फोर्स क्या कहलाता है, वर्क फोर्स क्या कहलाता है, क्या लिखेंगे आप बेरोजगारी पर 4 लाइन? आप बच्चों से क्या लिखवा देंगे? कोई लिख पाएगा क्या? आप लोग मानिए आप लोग अगर नहीं पढ़े कोई सब्जेक्ट, कोई कुछ नहीं जानते किस टॉपिक पर, मैं बोलूँगा 1 पेज लिख पाएंगे क्या आप लोग? मैं भी नहीं लिख पाऊंगा अगर मैं नहीं पढ़ा हूँ तो आंसर राइटिंग वही कर पाएगा जो लगातार चीज़ों को पढ़ रहा है, जिसका बेसिक्स इसका मजबूत है ना। अगर उसको बोला जाए कि 4 पेज लिख दो ना, तो जोड़ जाड़ के लिख ही देगा उसमें, एकदम सारा वही लिखना है। अब वो क्या है, नया नया पटना में ड्रामा चल रहा है, मैं देख रहा हूँ 2-3 कोचिंगों में। मेरा दोस्त पढ़ाता है एक जगह यहीं पे, बोला कि मतलब केवल आंसर राइटिंग। अरे भाई दिल्ली वाला लेकर आ गया सब यहाँ पर, उसको पता ही नहीं कि दिल्ली में जब आप जाएंगे कोचिंग में, पहले कोचिंग वाला आपको एनसीईआरटी पढ़वाता है। एनसीईआरटी यहाँ पर टीचर नहीं पढ़ा होगा एक बार कोई, पूरा टीचर एनसीईआरटी मैं लिख के दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चीज़ें हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, उसको 5 बार रिवीजन कीजिए, 7 बार 10 बार रिवीजन कीजिए। आप देखेंगे अपने खुद आप में लगेगा आने कॉन्फिडेंस। और आंसर जो एग्जाम में सवाल पूछा है ना, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप जो खुद पढ़ रहे हैं ना उसी को लिखिए। माने आपने पढ़ लिया कि भाई भारत में फेडरल सिस्टम है,
अभी तो मैं लिख बता सकता हूँ सच में बहुत सारी जगह कि भाई फेडरल में क्या उसकी विशेषता है, बहुत सारे लोग ही नहीं बता पाएंगे। तो भारत में फेडरल है तो क्वासी फेडरल है कि प्योर फेडरल है? अरे भाई आप लोग बता सकते हैं, होशियार आदमी हैं। और मैं पूछ दो अच्छे से लोग कि फेडरल क्वासी फेडरल में क्या अंतर है, नहीं लोग बता पाएंगे अच्छे से। अब ये तो पता होनी चाहिए तभी तो कि भाई अच्छा भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? देखिए कन्फ्यूजन शुरू हो गया नहीं पे कि दोनों है, एक है, नहीं है। देखिए भारत एक ऐसा देश है जो भारत में जो डेमोक्रेसी है ना, अगर एक भाषा में कोई पूछे कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हाँ तो यहाँ ऐसे इनडायरेक्ट है, लेकिन अगर एग्जाम हॉल में लिखने जा रहे हैं और अगर पीटी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर ऑप्शन में दे रहा है तो हमेशा डायरेक्ट मारेंगे। यही तो है भारत एक गरीब बेरोजगारी, भारत एक ऐसा देश है जो सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। समझ में आ रहा है? भारत एक ऐसा देश है जहां पे सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। एक आध को छोड़ दिया, चक्रीय बेरोजगारी छोड़ दिया जाए, साइक्लिक चाहे फ्रिक्शनल छोड़ दिया जाए, तो लगभग सारे प्रकार की बेरोजगारी पाई जाएगी। मतलब नहीं होगा, नहीं फ्रिक्शन समझ रहे क्या होता है? यहाँ पे कैसे होगा? फ्रिक्शनल तो भारत में पाया ही नहीं जाएगा। मैं लेकिन अगर ऑप्शन में दे रहा है तो मारेंगे जरूर कि सब। भारत एक अलग लेवल पे हम लोग, टैलेंटेड भी तो हैं हम लोग, मैं नहीं आप लोग भी। मैं क्यों अपना बेइज्जती करूंगा अकेले, आप लोग भी हो। चलिए ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखेंगे, जो एग्जाम हॉल में बहुत बार सवाल पूछा है। यहाँ से हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या फैक्ट्स लिख लेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब देखिए जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, कुछ फैक्ट है, इसमें हम लोग देखेंगे एक एक करके हमें लिखने का थोड़ा प्रयास करेंगे हम लोग। पहला ये है, अगर यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय मापने का श्रेय सबसे पहले किसको दिया जाता है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि भारत में, लिखेंगे भारत में, लिखेंगे भारत में, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला पहला व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने 1867-68 में अनुमान लगाया था। अच्छा लगाया था कहाँ पे, इसकी जानकारी हम लोग कहाँ से मिलती है? हाँ, तो दूसरा बात लगाया था कहाँ पे? उनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या नाम है उसका? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस बुक का बहुत महत्व, मतलब
एक बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इस बुक का बहुत महत्व भी है भारत के इतिहास में। एक ऐसा बुक है जो पहली बार धन के सिद्धांत के बारे में बात किया, धन निष्कासन के बारे में इन्होंने बात किया, ठीक है ना। तो इन्होंने पहली बार इन्होंने बताया कि भाई कि जो भारत की जो आर्थिक छवि थी, भारत की जो आर्थिक रूप से जो कमजोर होती जा रही थी भारत, किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था। सबको लग रहा था कि भाई अंग्रेज भारत के विकास के लिए काम कर रहा है, रेलवे बनवा दिया, रेल का विकास करवा दिया, वो डाक वाला मामला किया, सारा चीज। अब इससे तो हम लोग लड़ हम लोग को फायदा हो रहा है ना, लेकिन ये सब तो अपने फायदे के लिए सारे अंग्रेज कर रहे थे। लेकिन बाद में भले हम लोग उसी का उपयोग करके उस सबको भगा दिए, उस टाइम भगाएं जब हम लोग पूरा बर्बाद हो गए। जब विद्रोह हुई 1857 में, जब आपको पढ़े होंगे, तो अगर एक साथ पूरा भारत लग गया रहता, और हमेशा ध्यान रखना है, एकदम आम जिंदगी में भी है, महत्वपूर्ण है कि जो आपका बहुत पढ़ा लिखा दोस्त है, जो बहुत क्लोज है, बहुत पढ़ा लिखा होशियार है, दोनों आदमी होशियार हैं दोस्ती में, तो जब भी कुछ होगा तो होशियार दोस्त साथ नहीं देगा आपको। उस टाइम वही दोस्त साथ देगा जो पढ़ा लिखा नहीं, जिसको हम लोग छाट कर चलते हैं, अरे चलो तुम मेरे बस का नहीं है। कि जब भी आया है तो इलाइट जो लोग हैं, इलाइट जो सोसाइटी में जिसको माना जाता है अपने आप के प्रभुत्व टाइप का, जो संपन्न टाइप के लोग, वो लोग हमेशा बैकआउट किए हैं चीज़ों का। तो मिलाइएगा, जब भी लड़ाई वड़ाई झगड़ा हो तो आपका होशियार दोस्त निकल लेता है धीरे से, तुम खाओ बाद में मिलते हैं, हम लोग हॉस्पिटल में आऊँगा मैं सीधे। जो आपका जो जिसको हम लोग बोलते हैं अरे पढ़ने लिखने वाला नहीं है, वहीं आकर समय पर साथ देगा, औलाद खाएगा भले जो भी हो, लेकिन रहेगा आपके साथ। वही हाल है भारत में भी। जब विद्रोह हुआ तो जो प्रभुत्व लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो मतलब मजबूत लोग थे, वो लोग नहीं दिए साथ। हमेशा आज भी कोई अगर यहाँ पे आम जिंदगी में देखिए कोई नेता आ रहा है, बड़ा बड़ा नेता, इतनी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, उसको मिलाइए तो कितने लोग संपन्न घर से आते हैं। संपन्न घर के लोग नहीं जाते हैं वहाँ पर, वहाँ पैसे लोग जाते हैं जिसको 400-500 रुपया दिया जा रहा है, जो उस रुपये की रिक्वायरमेंट है उस व्यक्ति को, वैसे लोग वहाँ पे जाते हैं और दिन भर रहेंगे बिना खाए पिए, मिलेगा फिर शाम को घर जाएंगे, 2 दिन 4 दिन बीमार रहेंगे। कभी आप सोचेंगे कि संपन्न परिवार के लोग वहाँ पे जाकर मोदी जी आ जाए, कोई भी यहाँ पे लोग आ जाए, उनको लोग जाएगा सुने, राहुल गांधी आ जाए, कोई भी आ जाए। हमेशा वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसको बोला जाता है, समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, वही लोग जाएंगे वहां पर। समझ में आ रहा है ना। वो आज नहीं, शुरुआत से हुआ रहता है, आज भी और कल भी रहेगा वो बात। लिख रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान अगर पूछेगा किसके द्वारा लगाया गया था, तो भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया। कब लगाया गया? 1867-68 में। उसकी जानकारी हम लोग को उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इंडिया में दिया गया। कोई डाउट? आगे लिखेंगे हम लोग। दूसरा बात, राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान, राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान, वैज्ञानिक, अगर सवाल पूछ रहा है वैज्ञानिक अनुमान तो याद रखेंगे, अगर सिंपल पूछेगा कि पहला अनुमान तो दादा भाई नौरोजी, अगर यहां पे लग गया वैज्ञानिक अनुमान तो थे भाई साहब VK R राव, ठीक है ना। अब इनका बहुत बड़ा नाम है, साउथ के थे वो, समझ में आ रहा है ना। तो आप देख लेंगे VK R राव के द्वारा 1931-32 में लगाया गया था, ठीक है। तो अगर सिंपल पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में लगाया गया। अगर पूछेगा कि पहला वैज्ञानिक अनुमान तो हमेशा आंसर क्या होगा? VK R राव के द्वारा लगाया गया। कब? 1931 और 32 में। तीसरा सवाल यहां पे पूछेगा कि राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान जो लगाया गया किस मंत्रालय के द्वारा लगाया गया, तो यहां लिखेंगे राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय आय का
पहला अनुमान वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा लगाया गया था, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा लगाया गया था, कॉमर्स मिनिस्ट्री। कोई डाउट समझने में? राष्ट्रीय आय का पहला, देखिए मैं सब में पहला लिख रहा हूं, याद रखेंगे। सिंपल पूछेगा दादा भाई नौरोजी, वैज्ञानिक लगाएगा VK आर राव, अगर मंत्रालय पूछेगा तो कॉमर्स मिनिस्ट्री, अगर पूछेगा ईयर तो लिखेंगे 1948-49 में इसको लगाया गया था कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। कोई दिक्कत? लिख लिए सब लोग? और यहां पे लिखेंगे राष्ट्रीय आय की स्थापना, राष्ट्रीय आय की स्थापना, राष्ट्रीय आय की स्थापना 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में की गई, अध्यक्षता में ठीक है ना। राष्ट्रीय आय की स्थापना, अरे ठीक है भाई लिख रही है ना, मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है। राष्ट्रीय आय का तो अनुमान लगाया गया, तो राष्ट्रीय आय की स्थापना में की गई, मतलब वहाँ पर पहला अध्यक्ष बनाया गया पीसी महालनोबिस को, ठीक है ना। तो सवाल अगर पूछेगा राष्ट्रीय आय की स्थापना, राष्ट्रीय आय का मतलब इस समय राष्ट्रीय अनुमान लगाने की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि राष्ट्रीय में पहली बार जो राष्ट्रीय आय की स्थापना की गई उसमें बताया गया कि भाई जैसे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब अनुमान लगाने के लिए क्या स्थिति है। तो राष्ट्रीय आय की जो स्थापना की गई 1949 में की गई, और उस टाइम जो उसके अध्यक्ष बने वो थे पीसी महालनोबिस। और पीसी महालनोबिस के बारे में सब लोगों को पता है, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान में अपनी मॉडल प्रस्तुत किया था इन्होंने, हाँ वही। और इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रत्येक साल भारत में लिखेंगे, प्रत्येक साल भारत में 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाई जाती, लिखेंगे इसी के नीचे जस्ट। लिखेंगे पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के आधार, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, अवसर पर, अच्छा चलिए अवसर पर प्रत्येक साल, चाहिए सब छोड़िए से लिखिए, भारत में प्रत्येक साल 29 जून को, भारत में प्रत्येक साल 29 जून को, भारत में प्रत्येक साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाई जाती है। भारत में प्रत्येक साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाई जाती है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाई जाती है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाई जाती है। और पीसी महालनोबिस जो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो भारत में आया था, जिसका कार्यकाल 56 से 61 था, उसमें इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। और इसी सेकेंड 5 ईयर प्लान के द्वारा ही भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जहाँ पे वहाँ पे जो चीज़ें जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट है जिसको निजी क्षेत्र, तो निजी क्षेत्रों की भागीदारी उसमें बढ़ाने पर मतलब जोर दिया गया। उसी के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी वह सेकेंड 5 ईयर प्लान के द्वारा अपनाई गई, जिसका मॉडल पीसी महालनोबिस भाई साहब ने दिया था। किसी कोई डाउट है? आगे लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, वर्तमान में
वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मैं बता रहा हूं ना, पर लिखिए आप लोग। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना NSO के द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय लिखेंगे, इसी में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI ऐसे दिया रहता है, शॉर्ट में कहीं कहीं दिया रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऐसे दिया रहता है, तो याद रखेंगे। और ऐसे दे रहा है तो इसको भी हम मारेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अधीन कार्य करता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए पहले CSO अलग था और NSSO अलग थी, ये दोनों को मिलाकर 2019 में सरकार ने NSO की स्थापना की। तो NSO की स्थापना, अब जो सवाल पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है वर्तमान में, तो हमेशा ऑप्शन हम लोग NSO के साथ जाएंगे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। NSSO की स्थापना की गई थी 1950 ईस्वी में और CSO की स्थापना की गई थी 2 मई 1951। 2 मई 1951 को CSO की स्थापना की गई थी। देखिए अभी CSO भी है, ऐसा नहीं खत्म हो गया है, लेकिन सिंपल ये बात मैं बोल रहा हूं कि अभी दोनों को मिला, दोनों खत्म नहीं हुई है। अभी फिर समझिएगा, जो NSSO है ना, वो नीति आयोग जो गरीबी से संबंधित जो डाटा है ना, ये एकत्रित यही करता है, लेकिन रिलीज वो करता है। ध्यान रखना है, डाटा ध्यान देना है कि डाटा किसके द्वारा एकत्रित कलेक्ट की जाती है और किसके डाटा को रिलीज की जाती है। तो गरीबी से संबंधित जब भी हम लोग बात करेंगे तो गरीबी से संबंधित डाटा को एकत्रित करने का काम ही NSSO ही करता है, लेकिन अगर रिलीज करने के बारे में बात करेंगे तो नीति आयोग करती है। नीति आयोग ही बताएगी कि भारत में भी गरीबी की क्या स्थिति है, भारत में गरीबी है या नहीं है, नीति आयोग तय करेगी। अभी नीति आयोग का ही रिपोर्ट है, 2-3 महीना पहले का रिपोर्ट है कि भारत में लगभग 25 करोड़ लोग, 24.5 करोड़ MPI से बाहर आए हैं। MPI का मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक से बाहर आए हैं। भारत में लगभग 24.5 करोड़ लोग, अगर हम लोग एक राउंड फिगर में बात करें तो 25 करोड़ मान लेते हैं कि 25 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, ये नीति आयोग कहती है। अब गलत है सही, उसे कोई हम लोग याद रखेंगे बात। अगर बोले कि MPI की शुरुआत कब से की गई, MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI तय की गई यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2010 से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की जो शुरुआत की गई थी वो 2010 से की गई। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन,
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। किसी कोई डाउट है? तो अगर यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, अगर यहाँ पे सवाल पूछेगा कि भारत में गरीबी से संबंधित डेटा को, भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित डाटा को जारी कौन करता है? तो एनएसओ करता है, ठीक है ना। और एनएसओ की स्थापना कब की गई? 2019 में की गई। किन दो ऑफिस को मिलाकर की गई? तो सीएसओ और एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे, और सीएसओ का सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अभी है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये है सेंट्रल, अभी है वर्तमान में नेशनल, बस और कुछ नहीं बदला है। और प्रत्येक साल भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाई जाती है। किसके उपलक्ष्य में? भाई साहब पैदा हुए थे उन्हीं के उपलक्ष्य में। बहुत बड़े उनको सांख्यिकी विद मानी जाती है भारत में, पीसी महालनोबिस भाई साहब को। उनका पूरा नाम क्या है? पीसी महालनोबिस को प्रेमचंद्र की कुछ ऐसे ही कुछ नाम है, प्रशांत चंद्र, शायद प्रसाद चंद्र नाम है। अगर यहाँ तक किसी को डाउट हो एक बार पूछ लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम फिर से कहानी को आगे बढ़ाएंगे, नहीं है तो खत्म करेंगे। कर दीजिए। कहाँ तैयार हो गए हैं आप? चलिए बताइए, जल्दी बताइए, किसी को डाउट हो तो जल्दी, नहीं तो मैं पूछूंगा। पूछें? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को सैंपल को तो हम लोग नमूना बोल सकते हैं, नमूना ही बोलते हैं, सैंपल को नमूना ही बोला जाता है। सैंपल सर्वे को सर्वेक्षण होगा, तो राष्ट्रीय नमूना मिनिस्ट्री हमेशा याद रखेंगे वाला। कहाँ चला गया? भूलेगा कि एनएसओ किस मंत्रालय का अधीन काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन का अधीन यह काम करती है, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक समझने में? अब हम लोग यहाँ के बाद सुनिए एक और बात, जो भी टॉपिक समाप्त हो रही है उसके तुरंत एक आध पे छोड़कर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर बीच में कुछ मिल गया उससे रिलेटेड कि जो अगर कुछ बताना चाहिए तो मैं उसको आकर ऐड ऑन करवा देता हूँ। ये नहीं कि अब एकदम खत्म हुआ उसके नीचे तुरंत शुरू कर देना है। एक आध पे छोड़ देंगे तो हमको नहीं लग रहा कि इससे कुछ कमी होगी, एक आध पेज से। कोई दिक्कत समझने में? पेज बचा? कौन पेज बचाता है? हाँ ये भी बात है, बहुत होशियार हैं आप लोग। अच्छा जीवीए का मतलब क्या होता है? जीवीए इसको लिखेंगे एक लाइन, तो इसमें जीवीए में लिख लेंगे कहीं अगर पूछ दिया। जीवीए ग्रॉस मूल्य यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड लिखेंगे इसमें। सकल मूल्य वर्धित, सकल मूल्य वर्धित जीवीए क्या है? तो लिखेंगे किसी अर्थव्यवस्था में, किसी अर्थव्यवस्था में, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन में उपयोग की गई, उत्पादन में उपयोग की गई मध्यवर्ती वस्तुओं, उत्पादन में उपयोग की गई मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं, मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, सेवाओं के मूल्य को घटाकर, मूल्य को घटाकर मूल्य को घटाकर उत्पादित, मूल्य को घटाकर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, घटाकर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं
वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को मापता है, मूल्य को मापता है। हो गया, आगे लिखेंगे इसी में नेक्स्ट पॉइंट। यह उत्पादन प्रक्रिया में, यह उत्पादन प्रक्रिया में श्रम और पूंजी, लेबर एंड कैपिटल, यह उत्पादन प्रक्रिया में श्रम और पूंजी, पूंजी के योगदान को दर्शाता है। कंट्रीब्यूशन योगदान को दर्शाता है, योगदान को दर्शाता है। हो गया, नीचे लिखेंगे ऐसे स्टार मार के नोट लिखकर एक पॉइंट लिखेंगे, नोट में लिखेंगे जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, अभी मैंने जो बताया था जीडीपी डिफ्लेटर की रिपोर्ट, जीडीपी डिफ्लेटर की रिपोर्ट वही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दी जाती है। जीडीपी डिफ्लेटर की रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दी जाती है। नहीं, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा दी जाती है। अगर यहाँ पे सवाल अगर पूछ दिया कि डिफ्लेटर की गणना किस मंत्रालय के अंतर्गत की जाती है, तो किसके द्वारा? MOSPI के द्वारा की जाती है। किसी कोई डाउट है यहाँ? तो ये रहा हम लोग का मोटा मोटी पूरा नेशनल इनकम। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा चीज़ आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। कर सकता हूँ जी, उम्मीद कर ही सकता हूँ। हाँ, MCQ चांस का सोच रहा हूँ कल करवा दो, कुछ 25-30 करवा ही देता हूँ एक बार। तो ऐसा नहीं केवल कल ही मैथ रहेगा, पीछे वाला में सारा मिला कर रहेगा, ताकि ये तो पता चलेगा कि भाई क्या स्थिति आप लोग का, पढ़ाई हो रहा है कि बस ऐसे ही हवा दे रहे हैं। चलिए एक राउंड सुनूंगा मैं अब, तो सुना जाए, कोई दिक्कत किसी को? चलिए तो आप बताएंगे। लड़कियों को पहले रखा जाए, नहीं बैठ कर बताइए, ये लोग सीट लेने में आगे रह रही हैं बस ट्रेन में। चलिए चलिए, GNP क्या होता है? वो तो फुल फॉर्म हो गया, उसका डिफिनेशन बताना है। कैसे निकलेगा GNP? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GNP निकालने GNP में माइनस करेंगे, कैसे होगा? कैसे होगा? चलिए भाई साहब, GNP का क्या होता है? GNP अब देखिए, नहीं सामने ही देख रहे हैं। GN है, याद नहीं, बताइए ऐसे होगा? अभी तो आसान है, तो इकोनॉमिक्स में तो अभी तो शुरुआत हुआ, अभी तो बाकी है, ये तो अभी कुछ नहीं चल रहा है, अभी तो आसान चल रहा है। अभी इसके बाद आएगा कल से मॉनेटरी पॉलिसी या इन्फ्लेशन, उसमें तो और कन्फ्यूजन पैदा होगा। इतना आसान कैसे होगा भाई? बताइए NDP क्या होता है? बैठ कर बताइए NDP। हाँ, अरे पर कसम खा बताइए, कितने लोग जाकर रिवीजन किए हैं कल वाला मेरा पढ़ाया हुआ? किसी ने नहीं किया है? आप किए हैं? और इधर मतलब भाई जो मैंने पढ़ा रहा है रिवीजन हो रही है? कहाँ हो रही है? आ ही नहीं रहा है कुछ। बताइए NDP क्या होता है? खाली पढ़ाने थोड़ा ना कुछ हो जाएगा कि आए पढ़ा कर चलेंगे, क्या होगा उससे? मतलब फिर सवाल नहीं बनेगा, टीचर नहीं पढ़ा रहा है, ये नहीं हो रहा है। इसको बंद कीजिए इधर।